धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय गिरी, सवाल यही है कि एक ऐसे दौर में जब देश की सुरक्षा हर देश के लिए अहम है और वेपन्स ऑफ डेटरेंस, जिस न्यूक्लियर वेपन को कहा जाता है, उसको खत्म करने की बात सीपीएम के मैनिफेस्टो में है। पार्टी का स्टैंड क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या है? रवि जी, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि क्षमा दया तब त्याग ज्ञान को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सशक्त, सबल, समर्थ, शक्तिमान भारत के कृत संकल्प हैं, वहीं एक ऐसी पार्टी है जो पड़ोसी देश के साथ उसके साठगांठ है। और ये चाइना वार के समय जो पार्टी स्प्लिट हुई थी, कुछ लोग कहते थे कि भारत ने चाइना के ऊपर आक्रमण कर दिया है, वो उन पार्टियों से, और कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये लोग क्या है, ये दुनिया जानती है। ये लोग कि उस दौर की आप याद करिए जब चंद्रगुप्त और चाणक्य पूरे भारत को एकीकृत कर रहे थे, आम भी ने उस समय भी विदेशियों से हाथ मिलाए थे। तो भारत अपने शक्ति के, अपने निर्बलता के कारण कभी नहीं पराजित हुआ। लगातार जो पददलन हुआ है वो आंभी और जयचंद और तमाम ऐसे लोगों से हुआ है। और जो पार्टियां इस तरह के कृत्य कर रही है, ये कृत्य पुराना है, कोई नई बात नहीं है। इस पुण्य भूमि को भोग भूमि समझने वाली कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट लगातार भारत को निर्बल करके, और पड़ोसी देश, मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि चाइना के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था तब ये पार्टी स्प्लिट हुई थी, क्योंकि कुछ लोग उस समय उनके साथ भी थे। और कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने उस समय कहा था कि ये लोग क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आज चुनाव का समय ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है। सुरक्षा आंतरिक हो या बाह्य, इन देशों ने भारत में घुसपैठ, आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद को तो हमेशा प्रश्रय दिया और हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। आज अमूमन जंगल में भी मंगल है, तो उसका कारण नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। आज कश्मीर में जो लगातार आतंकवाद फन फैलाए हुए था, आज केसर का तिलक किया गया भारत माता के मुकुटमणि पे। तो आज एक सबल, समर्थ और महत्वपूर्ण सुस्फूर्त भारत की जो कल्पना की जा रही है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत जो विकास कर रहा है। और लगातार आज हम डिफेंस में 0% एक्सपोर्ट करते थे, आज डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज दुनिया हमारा लोहा मान रही है। आज विश्व के सामने नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारत एक नई ऊंचाई छू रहा है, एक नई मिसाल कायम कर रहा है। वैसे में जो तत्व यहाँ के छुपे हुए गद्दार हैं, छुपे हुए कॉकरोच हैं, छुपे हुए जो लोग हैं, उन लोगों को इस राष्ट्र की जनता ने पहले भी पहचाना है। दुनिया के मजदूर हो या और अपने 17 पार्टी बना के चलेंगे। हम चाहेंगे थोड़ा भाषा में संयमता रखें और ये बहुत ज़रूरी है, धैर्य के साथ अपनी बात रखें, ये बात डिबेट में आगे बढ़नी चाहिए। अवधेश कुमार जी, बीजेपी 2-2 कह रही है कि ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश है, और डिफेंस में जब हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क की सीमा दूसरे मुल्कों से जुड़ती है, तब ऐसा मैनिफेस्टो में बात कही जाना ये समझ में नहीं आता, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए, आपने कहा भाषा की संयम रखी जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी देश विरोधी बात कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पूरी जो न्यूक्लियर मतलब डिप्लोमेसी है, हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रक्षा नीति है, उसके विरुद्ध बोलना, यह क्या भाषा का संयम है? जब 1998 में जब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उसी तरह मोर्चा खोला था जैसे चीन ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, बाकी देशों ने हमारे खिलाफ खोला था, और ये सड़कों पर उसके खिलाफ उतरे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जबकि पूरा देश इसके साथ था। 1964 से 1966 तक चीन ने लगातार न्यूक्लियर विस्फोट किया, स्वयं को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी विरोध नहीं किया कि चीन का गलत है, बल्कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियों का विभाजन चीन समर्थक और विरोध की नीति पर हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के समर्थन में थी, और जब विभाजन हुआ 64 के बाद, उस समय तक चीन ने न्यूक्लियर विस्फोट कर दिया था। इनके घोषणा पत्र में कभी नहीं आता है कि चीन को भी खत्म करना चाहिए, कि अमेरिका के विरोध में बोलेंगे कि भारत की रक्षा संधि खत्म कर दो, क्योंकि अमेरिका से हमारी रक्षा साझेदारी है, हम उसके लॉजिस्टिक का आपका कहना है कि इस मामले में सुनिए लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीन दुनिया भर में जो रक्षा से भारत को घेर रहा है, वो जो क्वेट को खत्म कर दो। लेकिन चीन, तो आपका यही आरोप है कि लेफ्ट की पार्टियों का चीन को लेकर दुनिया में भारत को गिराने वाली नीति है। जब भारत पर बैन लगा था, भारत डिप्लोमेसी, ठीक है अवधेश जी, चलिए, और चीन उसके अनिल यादव इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत का घोषणा पत्र है, मुझे लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अनिल यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है। अनिल जी, कांग्रेस के रेजिम में बुद्धा स्माइलिंग हुआ और पहला परमाणु जो है विस्फोट हुआ, पहला परमाणु परीक्षण हुआ। बीजेपी के रेजिम में, एनडीए के रेजिम में बुद्धा स्माइलिंग अगेन दूसरा हुआ।
आप लोग भी उसके, आपकी पार्टी परंपरागत तौर पे उसके पक्ष में रही है, लेकिन इंडिया अलायंस का एक घटक दल कहता है कि नहीं, हम इसके विरोध में हैं। घोषणा पत्र में बकायदा उसको मेंशन किया जाता है। आप कैसे देखेंगे इसे, कैसे डिफेंड करेंगे इसे? देखिए, आपने खुद ही बता दिया, और 1974 में इंदिरा गांधी जी ने बुद्धा स्माइलिंग की शुरुआत करी थी। राजस्थान के पोखरण में पहला धमाका हुआ था और दुनिया को बताया था कि भारत जो है पूरी तरीके से सशक्त देश है। और उसके बाद भी आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बिल्कुल सही कहा, बुद्धा स्माइलिंग 2 लॉन्च हुआ और उसकी भी हमने जो भी सहयोग उस समय हो सकता था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव साहब के बाद अटल बिहारी जी आए थे, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर टॉक होती है, उसमें बहुत सारी सीक्रेट चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं। अगर हमारी मंशा उस समय भी खराब होती है, हमने पूरा सहयोग किया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग किया। और उसके बाद भी जब 2006 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमने अपनी सरकार की परवाह नहीं की, लेकिन देखा कि भाई हमारा देश सशक्त रहना चाहिए और जो चीजें हमारे देश को मजबूत बनाती है उसमें खड़े रहे, चाहे उसके लिए हमें अपनी सरकार भी गिरानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब आप बात करेंगे कि भाई ये आजकल मुद्दा आ क्यों रहा है। देखिए, देश में चुनाव है और मोदी जी मुद्दा विहीन हो गए हैं। कभी उन्हें हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिखाई देती है, कभी परमाणु दिखाई देता है, एटम बम दिखाई देता है। मुझे भी एटम बम दिखाई दे रहा है, मुझे एटम बम दिखाई दे रहा है देश में जो बेरोजगारी का फट पड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार का जो एटम बम फट चुका है वो दिखाई दे रहा है, जो महंगाई का भ्रष्टाचार फट चुका है, वो एटम बम फट चुका है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। आप तो मुझे लगता एटम है बम की बात कर रहे हैं, जिस एटम बम की बात सीपीआईएम ने किया है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं सशक्त होना चाहिए। जब भारत सशक्त है और पड़ोसी मुल्क भी सशक्त हैं परमाणु हथियारों से, तो उसे एलिमिनेट करने की बात सीपीआईएम क्यों कह रहा है अपने घोषणा पत्र में? आपने मेरी बात शायद ध्यान से सुनी नहीं। मैं सशक्त होना नहीं चाहिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश को सशक्त करने वाली कांग्रेस पार्टी है, परमाणु को लाने वाली, शुरुआत करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो फिर तो आपत्ति होनी चाहिए आपको। 2006 में हमें अभी अगर अपनी सरकार भी गंवानी पड़ती तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इन लाइंस के साथ आपत्ति होनी चाहिए। आप स्वीकारते हैं ये बात? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कर दूं कि हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड रहा है। हमारी पृष्ठभूमि देखिए, देश को मजबूत करने की जहां जहां बात आएगी आपको कांग्रेस की के काम दिखेंगे उसमें, और उसको नींव को मजबूत करते हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई। तो आप विरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं? ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं कि एलिमिनेट किया जाएगा, जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। विरोध करते हैं। देखिए, सीपीएम, सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। इधर उधर की बात नहीं, मुद्दे पर बताइए। कम्युनिस्ट के साथ हैं विरोध में? अरे सुन लीजिए भाई, देखिए कई जगह अगर हमारे आप गठबंधन को भी देखेंगे तो कई जगह हम उनके आमने सामने भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी हर पॉलिसी पे हम अग्री करेंगे। आप देख लीजिए, केरला में हमारे आमने सामने चुनाव हो रहा है। तो देखिए, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट कर दूं कि हमारी नीति अलग है और कोई भी पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है। ये तो कल तक जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ सरकार बनाए हुए थे, उसके बाद भी इनकी पॉलिसी भी तो चेंज हुई थी। ठीक है, यानी कि इस मुद्दे पर आप सहमत नहीं है, आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है।